हेलो गुड इवनिंग। हम फिशर के नकदी लेन देन सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देख लिया था ये क्या था, एम बी इज इक्वल टू पी टी। जो मेन इसकी इक्वेशन थी उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे एम मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे या उसी अनुपात में पी भी बढ़ेगा और वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन थी, हमने देख लिया था, जिसमें हमने माना था कि एम बी इजक्वल टू पी टी। वी और टी को कांस्टेंट मान रहे थे। एम में 10% वृद्धि हुई तो पी में भी 10% वृद्धि होगी और मुद्रा के मूल्य में 10% की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये क्यों होगी हमने इस डायग्राम से भी समझ लिया था। अब इसकी कुछ मान्यताएं उसमें डिस्कस करना रह गया था। ये वही है, हमने पी को एक निष्क्रिय साधन माना है जो अन्य साधनों से प्रभावित नहीं होता है। पी, देखो होता क्या है, किसी भी सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में जब आप पढ़ते हो, एक्चुअली होता क्या है, वही मान्यताएं को आप उल्टा लिख दो तो उनकी आलोचनाएं हो जाएगी। इसलिए मान्यताओं को और आलोचना को हम यहाँ साथ में पढ़ रहे हैं। तो मान्यताएं क्या है, पी को एक निष्क्रिय साधन माना है कि पी किसी जो अन्य साधनों से प्रभावित होता है, पी किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। यहाँ फिशर का ये मानना है। एम और एम डैश का जो अनुपात है, मतलब साख मुद्रा और वैद्य मुद्रा का अनुपात स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल। ये दोनों एक ही अनुपात से बढ़ेगी, कम होगी। ये मान लिया गया है कि वी और वी डैश स्थिर है और एम में होने वाले परिवर्तन से स्वतंत्र है। वी भी वेलोसिटी ऑफ मनी, उसकी बात की थी हमने, वेलोसिटी ऑफ मनी की बात की थी। उसमें हमने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या थी कि मुद्रा की एक इकाई औसतन जितनी बार भुगतान करने के लिए प्रयोग की जाती है वो मुद्रा की वेलोसिटी है। ठीक है, उसको भी फिशर ने कांस्टेंट माना है और एम और एम डैश में होने वाले परिवर्तनों से स्वतंत्र माना है कि एम में कितना भी परिवर्तन हो जाए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना ट्रांजेक्शन हो रहा था, एक इकाई 10 बार यूज़ हो रही थी तो 80 बार हो रही है, चाहे मुद्रा की मात्रा बढ़े कम हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टी भी स्थिर है, कांस्टेंट है, ट्रांजेक्शन भी स्थिर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है। अन्य साधन जैसे एम एम वी से स्वतंत्र है और इनसे भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये मान्यता थी फिशर की। इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि लेन देन अमली मुद्रा की मात्रा कितनी भी बढ़ जाए, लेन देन कांस्टेंट मान रहे हो आप, ट्रांजेक्शन उतना ही होता रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ये भी प्रभावित करेंगे। पर इन्होंने कांस्टेंट माना है अपने सिद्धांत के लिए। ये मान लिया गया है कि मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्यों के समानुपाती है। मुद्रा की मांग, ठीक है, मुद्रा की मांग लेन देन के मूल्यों के समानुपाती है। मुद्रा को क्योंकि एक ही फंक्शन माना है, विनिमय का माध्यम, तो सिर्फ लेन देन के लिए ही मुद्रा की मांग हो रही है। मुद्रा की पूर्ति को परिचित रूप से निर्धारित स्थिरांक माना है कि मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या है, बाहरी स्रोतों से निर्धारित होती है। ये सिद्धांत दीर्घकालीन अवधि से लागू होता है। लॉन्ग टर्म में इन्होंने बोला कि एम इज इक्वल टू वी, एम बी इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा, ये फिशर का मानना था। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, पूर्ण रोजगार। ये हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि ये जो मेन सिद्धांत था ये क्लासिकल्स के द्वारा ही दिया गया था और क्लासिकल थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, उसका आधार स्तंभ भी था ये। तो हमने पहले ही उसमें पढ़ लिया था ये सब सेकेंड ईयर में। अब हम इसकी आलोचनाएं पढ़ते हैं। जो अभी अब मान्यताएं पढ़ी है, मैक्सिमम इसी को आप उल्टा कर दो, ये सारी इसकी क्या है, आलोचनाएं हैं। भाई पूर्ण रोजगार अवास्तविक है, दीर्घकाल नहीं। अल्पकाल में किस बोलते हैं भाई, दीर्घकाल किसने देखा है? हाँ मुद्रा की मांग सिर्फ लेन देन उद्देश्य के लिए नहीं की जाती है, जैसे कि इसने 3 उद्देश्य बताए, सट्टा उद्देश्य, पारदर्शिता उद्देश्य और भी बहुत उद्देश्य है। मुद्रा का संचय भी किया जाता है, बहुत सारे कारणों से मुद्रा की मांग करते हैं। ठीक है, टी भी स्थिर नहीं रहता है, बी भी स्थिर नहीं रहता है, ये सारे इसमें ये इसकी आलोचना है। देख लेते हैं थोड़ा विस्तार से। यहाँ पर देखो, पहले कि फिशर ने बोला है कि ये स्वयं सिद्ध है, मुद्रा का परिणाम सिद्ध एक स्वयं सिद्ध सिद्धांत है, क्योंकि ये मानता है कि एम वी इज इक्वल टू पी टी। खुद ही बोल रहा है वस्तु सेवाओं के लिए भुगतान क्योंकि मुद्रा की कुल मात्रा निश्चय से उनके मूल्य पी टी के बराबर होती है। परंतु ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती, मुद्रा की मात्रा में कुछ परिवर्तन के परिणाम कीमत स्तर में उतने ही प्रतिशत परिवर्तन हो जाए। जैसे अभी हमने बात की कि भाई एम में 10% की वृद्धि हुई तो ऐसी गारंटेड है कि भाई पी में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से लोगों के हाथ में पहले से ज़्यादा पैसा जाएगा और यदि वस्तुओं की पूर्ति उतनी ही है और लेने वाले ज़्यादा हो गए, लोगों के पास पैसा आ गया, तो प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक है, प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, लेकिन उतना ही वृद्धि हो ये ज़रूरी भी नहीं। और प्राइस भी यदि हो सकता है नहीं बढ़े, क्योंकि यदि हो सकता है वस्तुओं की पूर्ति भी साथ साथ बढ़ जाए, तो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए इकोनॉमी में और यदि
अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, रिसोर्सेज अनयूज्ड है, संसाधनों का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हुआ है, तो क्या मुद्रा की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी और हो सकता है पूर्ति बढ़ने की वजह से प्राइजेस में कोई परिवर्तन ना आए। लेकिन फिशर ने यह माना कि एम में वृद्धि होने से डायरेक्ट क्या होगा, पी में वो भी उतने ही प्रतिशत से क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये इनका क्रिटिसिज्म है। अब अन्य बातें समान नहीं, अन्य बातों में क्या लिया, फिशर ने तो सारी बातों को समान मान लिया। वी भी कांस्टेंट रहेगा, वी डैश भी कांस्टेंट रहेगा, एम और एम डैश में अनुपात भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यह टी भी कांस्टेंट रहेगा, तब जाके ये होगा कि एम और पी में डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो एक ये पहली बात तो ये सभी कांस्टेंट नहीं रहते हैं क्या, ठीक है। और एम और पी से भी स्वतंत्र नहीं रहते हैं, दूसरी बात है। और स्वतंत्र भी माना है इनको, एम डैश और पी से भी स्वतंत्र नहीं रहते, पी भी प्रभावित करता है। अब देखो, पी में परिवर्तन होने से एम में परिवर्तन हो सकता है। संभव है कि कीमत स्तर बढ़ने से अधिक मुद्रा जारी करना जरूरी हो जाए। और पी में परिवर्तन होने से व्यापार की मात्रा भी प्रभावित होती है। टी भी, पी में चेंज होने से टी भी चेंज होगा, लेन देन भी। यदि प्राइजेस बढ़ जाए तो लोग लेन देन कम कर देंगे अपना, तो टी में भी परिवर्तन हो सकता है। वी में भी परिवर्तन हो सकता है, वेलोसिटी में भी। जब कीमतें बढ़ती है घटती है तो व्यावसायिक सौदों की मात्रा बढ़ती है घटती है उसके साथ साथ, बिल्कुल। यदि कीमतें बढ़ रही है घट रही है तो उनके साथ लेन देन भी, ट्रांजेक्शन भी कम होगा। और एम से एम का अनुपात स्थिर रहता है इतना। ये भी एक ज़रूरी नहीं है कि साख मुद्रा और वैद्य मुद्रा की मात्रा स्थिर रहे। एम भी टी से स्वतंत्र नहीं है। व्यावसायिक सौदों की मात्रा में वृद्धि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा रखती है। यदि लेन देन बढ़ रहा है इकोनॉमी में तो आरबीआई और सरकार के ऊपर प्रेशर रहेगा, उनके सेंट्रल बैंक के ऊपर, कि वो क्या करे, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाए। अदरवाइज क्या होगा, मंदी की स्थिति आ जाएगी इकोनॉमी में। तो इस तरह से ये स्वतंत्र भी नहीं है और इनका जो अनुपात इन्होंने फिशर ने स्थिर माना है वो भी पॉसिबल नहीं है। ये इनका क्रिटिसिज्म है। स्थिरांक विभिन्न काल से संबंध है, कांस्टेंट रिलेट टू डिफरेंट टाइम। अब देखो ये क्या बात होती है, हम अर्थशास्त्र में दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट, है ना। स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट में, स्टॉक कंसेप्ट वो होते हैं जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु से संबंधित होते हैं। और फ्लो कंसेप्ट वो होते हैं जो समय अवधि या पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि से संबंधित होते हैं, जिसको हम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एम और वी को गुणा करने की भी आलोचना इसलिए हुई, जो एम है मुद्रा की मात्रा, वो पर्टिकुलर एक है भाई, अभी पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुद्रा की मात्रा इतनी जारी की गई, है ना। सपोज बात करें, 1 लाख रुपए मुद्रा की मात्रा, 1 लाख रुपए के इक्वल जारी की गई मुद्रा की मात्रा। अब ये तो एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम में की गई होगी, किसी के आज दिनांक 10/10 को या 10/10/20 को ये तारीख, क्या नाम, 1 लाख रुपए जारी किए गए, ठीक है। लेकिन जो वी है, वेलोसिटी ऑफ मनी है, वो क्या है, हम बात ये करेंगे कितनी अवधि में, अवधि देखेंगे, एक जो मुद्रा की इकाई है वो कितनी हाथों से होकर गुजर रही है। तो पूरी एक टाइम पीरियड, एक सर्कुलर है, किसी एक टाइम बिंदु पे हम नहीं बता सकते कि इस टाइम में इतनी है। एक एक पॉइंट है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम के बीच में, मतलब एक अवधि से संबंधित होने के कारण वो एक फ्लो कंसेप्ट है वी। उसको आप किसी पॉइंट पे नहीं बता सकते कि आज दिनांक इतनी बजे इतना ये था, उस तरह से, ठीक है। तो ये तो वी क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, और एम है स्टॉक कंसेप्ट। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, जो ये मानते हैं कि ये क्या है, गलत है। दो अतुलनीय घटकों को गुणा करना तकनीकी दृष्टि से असंगत है, ठीक है। अब अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है मुद्रा का मूल्य मापने में असमर्थ, फेल्स टू मेजर वैल्यू ऑफ मनी। फिशर का समीकरण मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं मापता, अभी तो केवल नगद सौदों को, अर्थात सभी प्रकार के व्यावसायिक सौदों की मात्रा को ही मापता है। एक्चुअल में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या, परचेसिंग पावर है, उसको नहीं माप रहा है वो, सिर्फ पी की वैल्यू बताई है। अब आगे वाला जो कैम्ब्रिज इक्वेशंस हम देखेंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है मुद्रा के मूल्य को कि 1/p से मेजरमेंट किया है, ठीक है। यहाँ हमने बात कर ली, लेकिन फिशर ने
स्पेसिफिक रूप से मुद्रा के मूल्य पर मापने की बात नहीं की है। अभी तो केवल नगद सौदों को और सभी प्रकार के व्यावसायिक सौदों की मात्रा को मापता है। यह मुद्रा की मात्रा के द्वारा सिर्फ हम ट्रांजैक्शंस को माप रहे हैं, परंतु मुद्रा की क्रय शक्ति या मूल्य का संबंध उन सौदों से है जो उपयोग की वस्तुओं सेवाओं के क्रय के लिए हो। इसलिए मुद्रा का परिमाण से मुद्रा के मूल्य मापने में असमर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगला है, कीमत स्तर में उतार चढ़ाव क्यों। अब देखो, क्राउथर के अनुसार परिमाण सिद्धांत इस बात की भी व्याख्या करने में असमर्थ है कि अल्पकाल में कीमत स्तर में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, या फिर हम बोले जो फ्लक्चुएशन है, बिजनेस साइकिल्स हैं, उनकी व्याख्या करने में ये असमर्थ है। कीमत स्तर में उतार चढ़ाव क्यों, ये व्यापार चक्रों की व्याख्या में। इन दोनों को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखिए, मुद्रा के परिमाण को व्यापार चक्र में कीमत स्तर के परिवर्तन का प्रमुख कारण बताकर यह सिद्धांत मुद्रा की मात्रा पर भ्रांतिजनक बल देता है। मुद्रा की मात्रा को, यहाँ पर मुद्रा की मात्रा के माध्यम से इन्होंने बोला कि व्यापार चक्र में प्राइस लेवल में जो कीमत स्तर में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अब देखो, मंदी की स्थिति में क्या हुआ, मंदी के दौरान मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के बावजूद भी कीमत नहीं बढ़ती। मंदी की स्थिति है, इकोनॉमी में बेरोजगारी की स्थिति है और लोगों की मांग ही नहीं है बिल्कुल। मुद्रा की मात्रा कितनी भी बढ़ जाए, लोग मांग ही नहीं कर रहे हैं, लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ेगी नहीं। तेज़ी के दौरान मुद्रा की मात्रा घटने पर भी कीमतें नहीं घटती है। जब इतनी तेज़ी आई हुई है, मुद्रा की मात्रा कितनी भी घटा दो तो भी कीमतें नहीं गिरी। फिर मंदी के दौरान नीची कीमतों का कारण मुद्रा की मात्रा की कमी नहीं होती, और समृद्धि के दौरान ऊंची कीमतों का कारण मुद्रा की प्रचुरता ही नहीं होती, और भी दूसरे कारण होते हैं। कहने का मतलब है कि व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में सिर्फ मुद्रा की मात्रा ही मुख्य कारण नहीं है, और भी अदर फैक्टर्स है जो बिजनेस साइकिल को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि मंदी के दौरान भी ज़रूरी नहीं कि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर आप कीमतों को बढ़ा दो, क्योंकि यदि मंदी की स्थिति में क्या है, रिसोर्सेज अनयूज्ड है, संसाधनों का पूरा उपयोग ही नहीं हुआ है, तो यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी भी तो भी क्या होगी, जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ होने से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, लोगों की तब जाके मांग बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ने पर। तो हो सकता है प्राइसेस में कोई अंतर ना आए। तो इस तरह से सिर्फ एक फैक्टर को एक्सप्लेन किया है, इस कारण ये व्यापार चक्रों की व्याख्या करने में भी असफल है। इसलिए कीमत स्तर में उतार चढ़ाव को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कीमत स्तर को अनुचित महत्व दिया है। क्राउथर का मत है कि ये सिद्धांत कीमत स्तर को अनुचित महत्व देता है, जैसे कि किसी आर्थिक प्रणाली में कीमतों में परिवर्तन ही सर्वाधिक क्रांति है महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा कीमत स्तर में यही बोला है फिशर ने। तो बाकी और भी अदर फैक्टर्स है। अगला जो है ब्याज दर की उपेक्षा, यस ये की है। फिशर के मुद्रा के प्रमाण सिद्धांत की प्रबल दुर्बलता में से एक ये है कि मुद्रा और कीमतों में कारण प्रभाव कारकों के रूप में ब्याज की दर की भूमिका की उपेक्षा करता है। मुद्रा और कीमतों में फिशर का विनिमय समीकरण संतुलन स्थिति से संबंध रखता है, जिससे ब्याज की दर मुद्रा की मात्रा से स्वतंत्र रहती है। अब देखो क्या होता है, सॉरी, अब यहाँ पर हम बात करें मुद्रा की मात्रा बढ़ने से, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होता है। अभी हम देखते हैं कि जब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देता है तो ब्याज की दर भी कम हो जाती है। ब्याज की दर कम होने से क्या होता है, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, पूंजी की लागत कम हो जाती है। इस वजह से लोग जो ऋण की मात्रा है, लोग लोन की ज़्यादा डिमांड करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर कंजम्पशन पर्पस, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। तो मुद्रा की मात्रा का ब्याज की दर पर भी प्रभाव पड़ता है, उसकी उपेक्षा की है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है फिशर ने। अगला जो क्रिटिसिज्म है वो है अल्पावधि घटकों की उपेक्षा। जो फिशर है दीर्घकाल की बात करते हैं। केन्स के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत इसलिए अवास्तविक है कि यह दीर्घकाल में एम और पी के संबंध का विश्लेषण करता है। इस प्रकार ये उन अल्पावधि घटकों की उपेक्षा जो इस संबंध को प्रभावित करते हैं, ये केन्स ने एक्सप्लेन किए हैं। केन्स ने बोला कि भाई दीर्घकाल में तो हम कोई जीवित ही नहीं रहेंगे, हम तो आज की बात करते हैं। ठीक बात है। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित ये एक बहुत ही आशावादी और काल्पनिक मान्यता है कि पूर्ण रोजगार होगा। जितने भी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी साधन हैं सबको रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिल चुका है। पूर्ण रोजगार की स्थिति पे ही कार्य कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। सामान्य स्थिति तो अल्प रोजगार संतुलन की होती है। ये केन्स ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया है पूरा। मुद्रा और कीमतों के बीच सीधा संबंध नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है फिशर की। देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस। जब तक क्यों
देखो ये किन्स ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये एम के बढ़ने और पी के बढ़ने के बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई है जिससे होकर गुजरना पड़ता है। डायरेक्ट एम के बढ़ने से पी नहीं बढ़ता। और दूसरी बात, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सर्कल है बीच में। मुद्रा की मात्रा की कीमत में प्रत्यक्ष और समानुपाती संबंध होता है, ये किन्स नहीं मानते। इसका मानना है ये तो ब्याज की दर और उत्पादन के स्तर के माध्यम से अप्रत्यक्ष संबंध होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन। मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है, अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ेगी, फिर प्राइस बढ़ेंगे। इतना इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जब तक बेरोजगारी रहेगी तब तक उत्पादन रोजगार उसी अनुपात में परिवर्तित होंगे जिससे मुद्रा की मात्रा बदलेगी। जब तक बेरोजगारी है, जब तक सब तक इकोनॉमी में क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है। तो जब भी मात्रा बढ़ेगी तो उस जो बची हुई कैपेसिटी है उसका यूज़ किया जाएगा, उत्पादन क्षमता है उसका यूज़ किया जाएगा, उससे उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। इस प्रकार केन्स ने उत्पादन के सिद्धांत को मूल्य सिद्धांत के साथ समन्वित कर दिया। फिशर की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने अर्थशास्त्र को ऐसे दो कमरों में विभक्त कर दिया जिसमें मूल्य के सिद्धांत और मुद्रा एवं कीमतों के सिद्धांत में कोई खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं। ये बोला है केन्स ने फिशर के लिए कि ऐसे दो कमरों में विभक्त कर दिया जिसमें मूल्य के सिद्धांत की और मुद्रा कीमतों के सिद्धांत में कोई दो खिड़कियां और दरवाजे नहीं है। इस तरह से इन्होंने इसकी आलोचनाएं की हैं कि मुद्रा और कीमतों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन बट देयर इज नो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड मनी। ये ठीक है, किन्स के द्वारा की गई। अब अगली है वी से नहीं, ये हमने देख लिया था। वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट। जब अल्प रोजगार की स्थिति, अल्प रोजगार संतुलन होता है तो मुद्रा का चलन वेग बहुत ही अस्थिर होता है। मतलब पूर्ण रोजगार से पहले जब संतुलन की स्थिति है तो वी बहुत ही अस्थिर होता है। जो मुद्रा के स्टॉक और मुद्रा आय में परिवर्तन के साथ बदल जाता है। यदि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का स्टॉक बढ़ेगा तो वी भी चेंज होगा। इसलिए फिशर की मान्यता है तार्किक है, विस्तार रहता है और एम से स्वतंत्र भी नहीं रहता है। एम के बढ़ने से वी भी बढ़ेगा। मुद्रा के संचय कार्य की उपेक्षा। हाँ, नेगलेक्ट स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शंस ऑफ मनी। हमने अभी बात की है कि जो फिशर है उसने सिर्फ मुद्रा के एक ही फंक्शन की बात करी है, विनिमय के माध्यम। मनी इज़ यूज फॉर ओनली एक्सचेंज पर्पस। विनिमय लेन देन उद्देश्य से ही काम आता है। बल्कि केन्स ने 2-3 और फंक्शंस भी बताए। इसके संचय कार्य की उपेक्षा की है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू, लोग उसको स्टोर करके भी रखते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, पारदर्शिता उद्देश्य से, स्पेकुलेटिव मोटिव से, तो उसकी उपेक्षा की है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की एक कमजोरी ये है कि मुद्रा की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और मुद्रा की मांग को स्थिर मांग कर चलता है, ठीक है। मुद्रा की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है लेकिन मुद्रा की मांग को स्थिर मानकर चलता है क्योंकि टी को भी कांस्टेंट मान लिया। दूसरे शब्दों में मुद्रा के संचय मूल्य कार्य की उपेक्षा करता है। केवल मुद्रा के विनिमय माध्यम फलन पर ध्यान देता है। इस प्रकार ये सिद्धांत एक तरफा है, केवल मुद्रा के एक ही फंक्शन को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा है वास्तविक शेष प्रभाव की उपेक्षा। या ये भी इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। इसमें क्या है, डॉन पैटिनकिन ने फिशर की इसलिए आलोचना की है कि वह वास्तविक शेष प्रभाव का अर्थात नकदी शेषों का वास्तविक मूल्य का प्रयोग करने में असफल रहा। कीमत स्तर गिरने से नकदी शेषों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है जिससे व्यय बढ़ता है, परिणामतः अर्थव्यवस्था में आय उत्पादन रोजगार में वृद्धि होती है। पैटिनकिन का कहना है कि फिशर ने मुद्रा की मात्रा का आवश्यकता से अधिक अनुचित महत्व दिया है वास्तविक मुद्रा शेषों के कार्य की अपेक्षा। अब देखो, थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सपोज अब होता क्या है, रियल इफेक्ट क्या होगा। सपोज किसी वस्तु की प्राइस कम हो गई, ठीक है। पहले वही एक्स वस्तु की बात कर रहे थे, अब यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। पहले उसकी प्राइस 50 रुपये थी, ठीक है। अब क्या हुआ, उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, 25 रुपये हो गई। तो पहले 100 रुपये थे आपके पास, 100 रुपये में आप क्या कर रहे थे, इसकी 2 यूनिट परचेस कर रहे थे, ठीक है। 2 यूनिट परचेस कर रहे थे और अब क्या हुआ, इसकी प्राइस कम होकर 25 रुपये हो गई। तो अब इसी 100 रुपये में, अब आपको सपोज ये 2 ही खरीदनी थी तो 2 तो आप 50 रुपये में खरीद लोगे, 2 आ गई आपके पास। अब इस प्राइस की कमी की वजह से आपको आपका रियल जो इनकम थी वो 50 रुपये बढ़ गई। एक्चुअल इनकम 50 रुपये के इक्वल बढ़ गई ना।
पहले आपको 2 ही यदि चाहिए थी एक्स वस्तु, तो 2 आप 2 के लिए 100 रुपये दे रहे थे, अब 2 आपके 50 रुपये में ही आ जा रही है। 50 रुपये तो आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। अब इस 50 रुपये में क्या करोगे, आप और अपनी डिमांड बढ़ा सकते हो। इसी वस्तु की आप 2 इकाई और खरीद सकते हो, किसी दूसरी वस्तु की इकाइयाँ खरीद सकते हो। ठीक है, समझ में आई ये बात। एक्स वस्तु की लास्ट है ये, एक्स वस्तु की प्राइस यदि 50 रुपये थी, वो अब कम होकर 25 रुपये हो गई। तो पहले 100 रुपये में जो 2 आ रही थी वो आप अब 50 रुपये में ही खरीद लोगे 2। तो 50 रुपये जो बचे आपके पास, उससे आप एक्स वस्तु की 2 एक्स्ट्रा यूनिट खरीद सकते हो। वो क्या हुआ, आपका रियल इफेक्ट हुआ, नकदी शेषों का वास्तविक मूल्य बढ़ गया। आपका नकदी शेष क्या था, नगद आपके पास कितना था, 100 रुपये था। 100 रुपये का वास्तविक मूल्य अब वो आपके लिए डबल हो गया। पहले से 100 रुपये में आप दो यूनिट खरीद सकते थे, अब आप 4 खरीद सकते हो, पहले से डबल हो गया ये। समझ आया। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है इसके बारे में फिशर ने कोई उल्लेख नहीं किया है। अगला जो क्रिटिसिज्म है स्टैटिक। फिशर का सिद्धांत स्थैतिक है क्योंकि इसकी मान्यताएं अवास्तविक है, सब कुछ स्थिर मान के चलता है, जैसे दीर्घकाल, पूर्ण रोजगार आदि भी। इसलिए एक आधुनिक गत्यात्मक अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता। ठीक है, ये तो लगभग सबने ही किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है ये, जैसे कि इस पर ध्यान देना आप। वास्तविक शेष प्रभाव की उपेक्षा की है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे याद ना रहे तो मुद्रा के संचय कार्यों की उपेक्षा की है। ठीक है, और यदि देखें हम ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा और कीमतों के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। ये पूर्ण रोजगार तो लगभग सभी ने माना है फिर। ठीक है, और इसमें से व्यापार चक्रों की व्याख्या में विफल रहा है। और हाँ, और इसमें ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट था, अन्य बातें समान नहीं। ठीक है, ये तो 5-6 कम से कम आपको याद रहे, इसमें देख लेना। और ये आपका पूरा होता है फिशर का सिद्धांत। अगले लेक्चर में हम कैम्ब्रिज दृष्टिकोण देखेंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा लगभग 20 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करें। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट।